हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये संविधान कब विकसित हुआ और कैसे समय-समय पर इसमें बदलाव होते गए? ये सब जानने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान का विकास। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सत्ता की बागडोर संवैधानिक विकास के प्रारंभिक चरण में भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई। उसके बाद से भारत की स्वतंत्रता 1947 तक भारत की दशा और सत्ता पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से समय समय पर विशेष अधिनियम पारित होते रहे। भारतीय आधुनिक इतिहास में इसे ही भारत का संवैधानिक विकास की संज्ञा दी जाती है। तो आइए चलिए हम इनको वन बाय वन बिल्कुल 1858 से हम शुरू करेंगे और हर एक चरण के बारे में बात करेंगे और उसमें होने वाले प्रमुख बदलाव और प्रावधान को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहला चरण है, जो बिल्कुल पहला चरण है, वो है भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1857 की क्रांति के बाद ये कानून लागू हुए थे। तो आइए इसमें क्या हुआ था देखते हैं कि भारत में 1858 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम को देखने के बाद ब्रिटिश सरकार ने शासन के क्षेत्र में सुधारवादी नीति को अपनाना आवश्यक समझा। अतः एक नवीन अधिनियम की आवश्यकता महसूस की गई। तो देखिए, ये जो स्वतंत्रता संग्राम था, वो हुआ था 1857 में, लेकिन उसके बाद ये अधिनियम जो आया है, ये 1858 में आया है। और इसलिए आया है क्योंकि ब्रिटिश सरकार को ये एहसास हो गया था कि भारत की व्यवस्था में कुछ सुधार करना ज़रूरी है। इसी वजह से इस अधिनियम को लाया गया था। और इसे क्या कहा गया था? इसे कहा गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 में लाया गया भारत सरकार अधिनियम। ठीक, तो इस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारतीय शासन की बागडोर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में दे दी गई। यानी कि अब ब्रिस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी वो सर्वोच्च संस्था नहीं होगी, भारत पर उसका शासन नहीं चलेगा, बल्कि अब भारत के शासन की बागडोर होगी जो इंग्लैंड के सम्राट हैं उनके हाथों में। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे, आइए देखते हैं। तो भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया, ये पहला सबसे बड़ा प्रावधान था। इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिए गए। इन सब के अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिए गए, जिसको भारत का राज्य सचिव कहा गया, तथा सचिव की मदद के लिए भारत परिषद का गठन हुआ। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई और 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। मुगल सम्राट का पद भी समाप्त कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि कब समाप्त किया गया, तो 1858 में। भारतीय दंड संहिता 1860 में इसके बाद लागू हुई। ये 1858 के अधिनियम का हिस्सा नहीं थी, बल्कि ये 2 साल बाद 1860 में लागू हुई थी। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण चरण है, या अगला जो चरण है, वो है भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि कुछ सालों बाद आया था 1861 ईस्वी में। तो 19वीं शताब्दी के तीसरे हिस्से तक भारत में विवादों एवं अपराधों को निपटने के लिए कोई ठोस कानून नहीं बनाया गया था। यानी इन सबको निपटाने के लिए कोई ठोस कानून था नहीं, और भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष को दबाने के लिए भी एक सशक्त कानून की आवश्यकता थी। क्योंकि जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य पूरा फैल गया था, उनका कब्जा हो गया था, तो देश में उनके प्रति असंतोष भी बढ़ रहा था, तो उसे दबाने के लिए भी एक मजबूत कानून चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ 1857 के विद्रोह के पश्चात जो 1858 का अधिनियम पारित किया गया, वह अपनी कसौटी पर पूर्णतः खरा नहीं उतर सका, जिसके परिणाम स्वरूप 3 वर्ष बाद ही 1861 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। ये अधिनियम पोर्टफोलियो प्रणाली पर कैबिनेट रन के रूप में कार्य करने के लिए भारत की कार्यकारी परिषद को बदल दिया गया। तो इसमें क्या हुआ था, इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं कि पहला तो ये है
कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। 15 सदस्य पहले ही थे, अब इसमें और विस्तार किया गया और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी प्रदान की गई। भारत परिषद अधिनियम 1892 इसके बाद आया, तो आप देखें कि लगभग 30-31 साल बाद ये आया। तो कांग्रेस के प्रयासों के फलस्वरूप इस समय तक 1885 में, आप जानते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। तो उसके प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय काउंसिल के सुधार का कानून पारित किया गया। ये कांग्रेस की काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि ब्रिटिश ये जो भारतीय काउंसिल है इसमें कुछ सुधार किए जाएं। और क्या है ये कि जो कि भारत परिषद अधिनियम 1892 ये कहलाया। 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय राज्य प्रणाली में सुधार करने के लिए पास किया गया था, परंतु वह अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। अतः भारतीय 1861 ईस्वी के अधिनियम से असंतुष्ट थे। तत्पश्चात भारतीयों में राजनीतिक चेतना तथा राष्ट्रीयता का विकास प्रारंभ हुआ। फलस्वरूप 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ये जो अधिनियम है आपका, इसमें क्या जो है प्रमुख प्रावधान है आइए देखें। तो पहला था कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और प्रथम परोक्ष चुनाव प्रणाली जो है यहाँ पर लागू हुई थी। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। इसके बाद अगला जो सुधार है ये काफ़ी विवादित सुधार है, इस पर बहुत बवाल हुआ था और ये है भारत परिषद अधिनियम 1909। 1919 में भी आगे एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है संविधान जो है आया है, लेकिन ये अभी 1909 का है, जिसे कि मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो भारतीय शासन अधिनियम सन 1909 ईस्वी भारत के संवैधानिक विकास का कार्यक्रम का एक अगला कदम था। इसके जन्मदाता भारत सचिव मार्ले तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे। इन्हीं के नाम पर यह मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं कि लॉर्ड मिंटो जो थे, इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन के ये जनक बने। कैसे? क्योंकि इन्होंने जो है सीटें हैं जो उनको पहली बार जो है सांप्रदायिक आधार पर यानी धर्म के आधार पर जो है इन्होंने निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। इसीलिए इन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। यानी कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। तो ये पृथक प्रतिनिधित्व यही है कि कुछ सीटें ऐसी थीं जो कि जिस पर मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया गया, मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन दिया गया कि इन सीटों से मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे। तो इसी को बोलते हैं पृथक प्रतिनिधित्व। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति दी गई। तो ये पहली बार हुआ था कि अभी तक जो है जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद होती थी उसके सदस्य सिर्फ अंग्रेज़ ही होते थे या यूरोपियन ही होते थे, लेकिन जो है पहली बार अब जो है भारतीयों को जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति दी गई थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय विधि सदस्य थे। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। इसके बाद आया भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। भारत में संवैधानिक विकास की दृष्टि से 1919 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण माना जाता है। पहली बार भारत में प्रशासकीय सुधारों की व्यापक योजना बनाई गई व इसका क्रियान्वयन किया गया। 1917 ईस्वी में भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने सुधारों की घोषणा की थी। अतः 1919 ईस्वी में उसी घोषणा के अनुपालन में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 को पारित किया गया। तो इसके प्रमुख प्रावधान आइए देख लेते हैं कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे। 34 निर्वाचित होते थे, यानी कि बाकी के जो सदस्य थे
वो मनोनीत किए जाते थे और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया। ये हैं आरक्षित तथा हस्तांतरित। भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है हुई थी। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। यह परीक्षा 1922 से भारत में होने लगी। लोक सेवा आयोग, जिससे अभी आप जानते हैं कि आईएएस का सिलेक्शन होता है, तो ये इसी समय से शुरू हुआ था। 1922 से परीक्षा भारत में होने लगी थी। इसके पहले ये इंग्लैंड में होती थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 अगला जो है चरण है और गोलमेज सम्मेलन में हुए वाद विवादों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया, जिससे भारतीयों की भावी शासन प्रणाली के संबंधित सुझावों का उल्लेख था। इस पत्र का संसद की संयुक्त कमेटी ने भली प्रकार निरीक्षण किया और फिर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे दिसंबर सन 1935 ईस्वी में संसद में प्रस्तुत किया गया। यह रिपोर्ट पारित होकर भारत सरकार अधिनियम सन 1935 ईस्वी के नाम से विख्यात हुई। तो इसमें होने वाले प्रमुख प्रावधान क्या हैं? अखिल भारतीय संघ का निर्माण हुआ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुईं और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। प्रांतीय स्वायत्तता इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। तो प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और इस अधिनियम में क्या हुआ कि जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था थी उसका अंत कर दिया गया और उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। अच्छा देखिए, ये प्रांत क्या है? प्रांत जैसे आप जानते हैं कि ग्वालियर, आप जानते होंगे कि ग्वालियर एक जगह है, तो ग्वालियर के राजा थे सिंधिया परिवार। तो सिंधिया परिवार जो है ये अब अपना खुद का जो है स्वशासित बन गया, यानी कि इसका शासन की जिम्मेदारी इन्हीं राजाओं को, लोकल राजाओं को मिल गई थी। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई। तो केंद्र में जो है द्वैध शासन की स्थापना में क्या है कि कुछ संघीय विषयों यानी कि सुरक्षा, विदेशी संबंध, धार्मिक मामले, इनको छोड़ को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। यानी कि ये जो मामले थे, सुरक्षा, विदेशी संबंध और धार्मिक मामले, ये गवर्नर जनरल का ही इस पर कंट्रोल होगा, जो भारत का एक गवर्नर जनरल होता था। जबकि जो अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। यानी कि ये मंत्रिमंडल के क्षेत्र में आने लगे थे, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी। और ये क्योंकि जो है व्यवस्थापिका से चुनी गई होती थी तो उसी के प्रति उत्तरदायी होती थी। संघीय न्यायालय की व्यवस्था, इसमें क्या है कि इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता भी इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है इस अधिनियम का। तो इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। यानी कि भारत में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। अगर कोई परिवर्तन चाहिए तो वो ब्रिटिश संसद ही करेगी। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद का अंत हो गया यहाँ पर, और इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, इसमें क्या हुआ कि संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उनका विस्तार आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी किया गया। तो जैसा कि आपने अभी देखा था कि 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई थी, यानी मुस्लिमों को जो है कुछ सीटों पर रिजर्वेशन दिया गया था। तो उसी नीति को और आगे बढ़ाया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया
और अब ये न केवल मुस्लिम समाज के लिए बल्कि आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाइयों यानी भारत के जो ईसाई लोग हैं उन्हें, और यूरोपियनों तथा हरिजनों यानी कि जो दलित आज आज के समय में दलित शब्द प्रचलित है, हरिजन अब नहीं बोला जाता, तो हरिजनों को जो है यहाँ पर पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। लखनऊ अधिवेशन 1936 में कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिसके अध्यक्ष नेहरू थे। तो ये जो 1935 वाला सुधार था, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आज का हमारा जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है 1935 के अधिनियम से है। यानी 1935 के अधिनियम को बल्कि मिनी संविधान भी कहा जाता है कि हमारे आज के संविधान का सबसे ज़्यादा हिस्सा 1935 के अधिनियम से आया हुआ है। इसके बाद अगला अधिनियम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आधुनिक भारत के इतिहास में 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का विशेष महत्व है। इसका निर्णायक महत्व इस दृष्टि से है कि इसने भारत में एक नवीन युग की शुरुआत की। वस्तुतः ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह अंतिम अधिनियम था। इसके पश्चात स्वतंत्र भारत का अपना संवैधानिक इतिहास प्रारंभ होता है। वास्तव में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वयं में कोई मौलिक कृति नहीं था। इसके द्वारा माउंटबेटन योजना को प्रभावी बनाया गया था। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन की नियुक्ति का उद्देश्य भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को मूर्त रूप देना था। माउंटबेटन ने प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों में एक मतता ध्येय प्राप्त कर अपनी योजना का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप को वैधानिक रूप प्रदान करने हेतु कदम उठाया। इसी के प्रयास स्वरूप प्रधानमंत्री एटली ने माउंटबेटन योजना को विधेयक के रूप में 15 जुलाई 1947 को कॉमन्स सभा में तथा 16 जुलाई को लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किया। शीघ्र ही 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसके पारित होने के बाद इस पर शाही हस्ताक्षर हो गए। यही विधेयक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना गया। वस्तुतः इस अधिनियम द्वारा 3 जून 1947 की योजना को ही वैधानिक रूप प्रदान किया गया था। इसके प्रमुख प्रावधान आइए देख लेते हैं। तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। तो इसमें पहला क्या है कि 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वह विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया जाएगा और 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक जो है इसी के माध्यम से शासन चलेगा। तब तक उस समय तक 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों को निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। यानी जो भी राज्य चाहे वो भारत या पाकिस्तान में से जिसके साथ चाहे उसके साथ जा सकता है और अगर चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकता है। जैसे कि जो कश्मीर है, तो उसने फैसला किया था कि वो ना भारत के साथ जाएगा ना पाकिस्तान के साथ जाएगा, बल्कि वो एक स्वतंत्र देश बनने के लिए उसने फैसला किया था। तो दोस्तों, ये थे भारत के संवैधानिक विकास के चरण और उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है।
आप और किस टॉपिक पर या फिर और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि मुझे आपके लिए यूज़फुल कंटेंट क्रिएट करने में सुविधा मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।